जाड़े की बारिश के बिना एक गर्म मानसून सुबह में मैंने अपने रसोई घर की खिड़की से बाहर देखा। उस सुबह की शुरुआत मेरी पत्नी माया की तस्वीर पर मुस्कुराते हुए हुई। वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन 8 साल बाद भी मैं हर दिन उसी तरह से शुरू करता हूं। उस पल मैं समझ नहीं पाया कि मेरी हथेलियां क्यों कांप रही थीं जब मैंने कॉफी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं एक ऐसी सच्चाई का सामना करने वाला था जो मेरी सबसे प्रिय लोगों के बारे में मेरी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है, लेकिन सभी मुझे राधे बुलाते हैं। मेरी उम्र 57 साल है और मैंने पुणे में 42 साल एक संरचनात्मक इंजीनियर के रूप में काम किया। माया और मैंने कभी अपने बच्चे नहीं किए, लेकिन हमने अपनी बहन के बेटे जय को पाला जब वह 12 साल का था और उसकी मां का निधन हो गया। हमने उसे अपने बेटे की तरह ही समझा। उसने माया को उसकी अंतिम विदाई पर मां कहा। वह सुबह किसी अन्य दिन की तरह शुरू हुई। मैं आलू पराठा बना रहा था जब मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने लगभग फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ ने मुझे उठाने पर मजबूर किया। श्री शर्मा, मैं राधिका भारतीय आयकर विभाग से बोल रही हूं। मुझे आपकी कर फाइलिंग के बारे में आपसे बात करनी है। यह बहुत जरूरी है। मेरी धड़कन थम गई। मैं हमेशा अपने करों के मामले में बहुत सतर्क रहा हूं। माया मजाक में कहती थीं कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो आयकर फॉर्म भरने का आनंद लेता है। मैंने कहा, कोई गलती होगी। मेरा भतीजा जय अब यह सब संभालता है। वह एक वित्तीय सलाहकार है। सब ठीक होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ समय के लिए चुप्पी छाई रही। श्री शर्मा, यही तो मुझे आपसे बात करनी है। क्या आप आज हमारे कार्यालय आ सकते हैं? और सर, आपको एक वकील लाने की सलाह दूंगी। मैं वहीं खड़ा रहा, फोन कान पर लगाए हुए, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कहा। मुझे पीछे जाकर बताना होगा कि मैं यहां कैसे पहुंचा, कैसे मैंने जय पर सब कुछ सौंप दिया था। माया का निधन 2016 की गर्मियों में अग्न्याशय के कैंसर से हुआ। निदान से लेकर अंत तक केवल 6 महीने। अंतिम महीने में मैंने मुश्किल से सोया। मैंने उसके हर पल में उसका हाथ थाम रखा। देखा कि वह हर दिन और कमजोर होती गई। जब वह 23 अप्रैल को चली गई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। जय हर चीज में मेरे साथ था। उसने पुणे के अपने वित्तीय योजना फर्म से छुट्टी ली और मुझे अंतिम संस्कार की व्यवस्था, शोक संदेश और मौत से जुड़े अनंत कागजी काम में मदद की। जब मैं कब्र पर रो रहा था, उसने मुझे थाम लिया। चाचा राधे, उसने कहा, आपको यह अकेले करने की जरूरत नहीं है। मुझे मदद करने दें। अंतिम संस्कार के 2 हफ्ते बाद जय ने मुझे अपने रसोई के मेज पर बिठाया, वही मेज जहां माया और मैंने 40 साल तक भोजन किया। चाचा राधे, मुझे आपकी चिंता है। आप ठीक से नहीं सोच रहे हैं। मुझे आपकी कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेने दें। उसने मेज पर कागज फैला दिए। माया का जीवन बीमा, मेरी पेंशन के विवरण, हमारे निवेश खाते, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट, घर का दस्तावेज। आपके पास लगभग 2-3 करोड़ हैं, जय ने कहा, अपने अंगूठे से संख्याओं की एक सूची पर चलते हुए। यह अच्छा है। यह एक मजबूत सेवानिवृत्ति है। लेकिन चाचा राधे, आपको इसे सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए किसी की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित रहे। मैंने उसे देखा। यह है लड़का, यह युवा आदमी जिसे माया और मैंने पाला, जो विश्वविद्यालय के दिनों में हमारे बेसमेंट में रहा, जो रविवार के खाने के लिए अपनी प्रेमिकाओं को लाया, जिसने माया के अंतिम संस्कार में मेरा हाथ थाम रखा। आप क्या सुझाव देते हैं? मैंने पूछा। मुझे एक व्यापक वित्तीय प्रबंधन योजना स्थापित करने दें। मैं सब कुछ संभालूंगा, निवेश, कर, बिल भुगतान, सब कुछ। आप बस ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं सुनिश्चित करूंगा कि पैसे का मामला सुलझा हुआ है। यह समझ में आया। मैं 60 साल का था, दुखी था, मुश्किल से नाश्ता करने की याद रखता था। जय 28 का था, एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार था। बेशक उसे मदद करनी चाहिए थी। मैंने कागजों पर हस्ताक्षर कर दी। वित्तीय मामलों के लिए पावर ऑन अटॉर्नी, मेरी खाता प्रबंधन के लिए उसे अधिकृत करने का पत्र। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। धन्यवाद, मैंने कहा। मैं नहीं जानता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा।
यह परिवार का काम है चाचा राधे। अगले 8 साल तक जय ने सब कुछ संभाला। वह हर महीने या उससे कुछ पहले आता, मेरे निवेश की प्रगति के प्रिंट आउट लाता। संख्याएं हमेशा अच्छी दिखती थीं। 7% रिटर्न यहां, 9% वहां। वह अपने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में समझाता कि वह मेरे पोर्टफोलियो को कैसे विविधता दे रहा है, बाजार के अवसरों का लाभ कैसे उठा रहा है। आप जीवन के लिए सेट हैं चाचा राधे, वह कहता। मां जानकर बहुत खुश होंगी कि आपका ख्याल रखा जा रहा है। मैंने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया। क्यों नहीं करता? यह वही लड़का था जिसने अपनी मां, मेरी बहन सुमिता के निधन पर मेरे गले में रोया था। वह युवक जिसे मैंने गाड़ी चलाना सिखाया, विश्वविद्यालय के आवेदन में मदद की। जब वह अपने व्यवसाय की शुरुआत कर रहा था, तब पैसे उधार दिए। मैंने साधारण जीवन जिया। मेरी पेंशन मेरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती थी। घर का कर्ज चुका हुआ था। मैं पुणे खाद्य बैंक में सप्ताह में 2 बार स्वयं सेवा करता, सामुदायिक केंद्र में शतरंज खेलता और हर गुरुवार को चाय की दुकान पर अपने पुराने इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ कॉफी पीता। जीवन शांत था, लेकिन अच्छा था। कभी कभी जय अपने व्यापारिक साथी समीर चंद्रा को लाता। वह बातूनी था, हमेशा महंगे कपड़े पहनता। वे बातें करते। राधे श्याम शर्मा अपने भतीजे जय शर्मा के वित्तीय परामर्श फर्म शर्मा चंद्रा फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में सोच रहे थे। जय ने इसका नाम उनके नाम पर रखा था, जिससे राधेश्याम को गर्व महसूस हुआ। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं चाचा, जय अक्सर कहता। समीर और मैं कुछ खास बना रहे हैं। हम अब 50 से अधिक ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रहे हैं। समीर मुस्कुराते हुए सिर हिलाता। आपका भतीजा निवेश में बहुत प्रतिभाशाली है श्री शर्मा, वास्तव में प्रतिभाशाली। राधेश्याम उन पर विश्वास करते थे। जब तक उन्हें नवंबर 2024 में एक फोन कॉल नहीं आया, तब तक उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वह राधिका के कार्यालय में बैठे थे, जो पुणे के सामुदायिक केंद्र में स्थित था, और उसके कॉल के 3 घंटे बाद उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने वकील टॉम मैकेंजी को बुलाया था, जो उनके इंजीनियरिंग के दिनों का एक पुराना दोस्त था, जिसने अपना करियर बदल लिया था। राधिका, जो मध्य 40 की एक महिला थी, दयालु आंखों और सीधे व्यक्तित्व के साथ एक फोल्डर उनकी ओर खिसका दिया। श्री शर्मा, मैं सीधे बात करूंगी क्योंकि आपको आपकी स्थिति के बारे में जानना जरूरी है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपने पिछले 3 वर्षों में आयकर नहीं भरा है। आप भारतीय आयकर विभाग को लगभग 470 जेरिमारा जुरंदा डॉलर की बकाया राशि, जुर्माना और ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कमरा झूलने लगा। यह असंभव है। जय मेरी सभी टैक्स का ध्यान रखता है। वह सब कुछ फाइल करता है। श्री जय शर्मा ने आपकी ओर से रिटर्न भरे हैं। हां, लेकिन उसने पिछले 3 वर्षों में आपकी आय को लगभग 0 बताया है, जबकि हमारी जांच के अनुसार आपके निवेश खातों से 1.8 मिलियन डॉलर से अधिक के कई निकासी और ट्रांसफर हुए हैं। टॉम ने उनकी भुजाओं को पकड़कर उन्हें स्थिर किया। पैसे का क्या हुआ? राधिका ने फोल्डर खोला। बैंक स्टेटमेंट, लेन देन के रिकॉर्ड, ऐसे नाम जो उन्होंने नहीं पहचाने, कंपनियां जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। हमें यही पता करना है श्री शर्मा। मुझे आपको सूचित करना होगा कि यह मामला आरसीएमपी वित्तीय अपराध इकाई को संदर्भित किया गया है। जासूस सुमिता आपसे बात करना चाहेंगी। पुलिस? उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन जय मेरा भतीजा है, वह मेरी देखभाल कर रहा है, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। राधिका का चेहरा नरम पड़ा। श्री शर्मा, मैंने इस काम को 20 सालों से किया है। मैंने पहले भी यह पैटर्न देखा है। मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन आपको खुद को तैयार करना होगा। पैसा चला गया है। वह घर लौटने का रास्ता याद नहीं करते। टॉम ने उन्हें घर तक पहुंचाया। वह अपने लिविंग रूम में बैठकर माया की फोटो को देख रहे थे, और 8 वर्षों में पहली बार उन्हें खुशी महसूस हुई कि वह इस सब को नहीं देख रही थीं। अगली सुबह जासूस सुमिता उनके घर आईं। वह 40 के दशक की शुरुआत में थीं, छोटे काले बालों के साथ, और उनकी सीधी नजरें आपको ऐसा महसूस कराती थीं कि वह आपको पूरी तरह से देख सकती हैं। श्री शर्मा, मुझे पता है कि यह कठिन है,
लेकिन मुझे आपसे आपके भतीजे और समीर चंद्रा के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। मैं आपको जो चाहिए बताऊंगा, मैं बस यह समझना चाहता हूं कि क्या हुआ। उन्होंने एक टैबलेट निकाली और उन्हें तस्वीरें दिखानी शुरू की। जय और समीर रेस्तरां में, गोल्फ कोर्स पर, ब्रिटिश कोलंबिया में एक झील के किनारे के महल के सामने खड़े थे। क्या आपके भतीजे के पास बीसी में संपत्ति है? उन्होंने पूछा। मेरे ज्ञान में नहीं। उसके पास यहां पुणे में एक कॉन्डो है। यह घर $3.2 मिलियन का था। उसने 18 महीने पहले नकद में खरीदा। कमरा घूमने लगा। जासूस सुमिता ने आगे कहा, समीर चंद्रा आपके भतीजे का केवल व्यावसायिक साथी नहीं है। वह वर्तमान में एक पोंजी स्कीम चलाने के आरोप में जांच के तहत है। वह कम से कम 6 साल से यह कर रहा है, जैसे आप जैसे वैध ग्राहकों के पैसे का उपयोग करके पहले के निवेशकों को लाभ दें रहा है, जबकि बाकी खुद रख रहा है। लेकिन जय ऐसा नहीं करेगा। वह ऐसा नहीं कर सकता। श्री शर्मा, आपका भतीजा आपके पैसे को चंद्रा की योजना में लगा रहा था, लेकिन वह सीधे भी बड़े पैमाने पर पैसे ले रहा था। हमने ट्रांसफर का पता लगाया है जो महंगी कारों की खरीद, बीसी संपत्ति, दुबई, मोनाको, कैमन द्वीपों की यात्राओं के लिए गए। कुल मिलाकर हमें विश्वास है कि उसने 8 वर्षों में आपसे लगभग $1.9 मिलियन चुराए। वह बोल नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। एक और बात है, जासूस सुमिता ने धीरे से कहा, हमें आपकी पत्नी की मृत्यु के बारे में भी पूछना है। संसार थम गया। माया का निधन अग्नाशय के कैंसर के कारण हुआ। इसका इससे क्या लेना देना है? श्री शर्मा, जीवन बीमा का भुगतान $700,000 था। वह पैसा उन खातों में गया जिनका प्रबंधन जय कर रहा था। हमारी जांच में पता चला है कि आपके भतीजे पर 2016 की शुरुआत में गंभीर कर्ज था, विशेष रूप से जुए के कर्ज। वह कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया था। आप क्या कह रहे हैं? जासूस सुमिता ने एक अन्य दस्तावेज, एक विष विश्लेषण रिपोर्ट निकाली। क्या आपकी पत्नी की कैंसर निदान के बाद क्या किसी और ने उनकी देखभाल में मदद की? जया लगभग हर दिन आता था। वह उन्हें खाना लाता था, उनकी दवाइयों में मेरी मदद करता था ताकि मैं कुछ आराम कर सकूं। श्री शर्मा, हमने आपकी पत्नी के शरीर को पिछले हफ्ते आपके वकील के माध्यम से आपकी अनुमति से बाहर निकाला। मुझे खेद है कि मैं आपको यह बताना पड़ रहा हूं, लेकिन हमने एक पदार्थ के उच्च स्तर पाए हैं जो कैंसर की प्रगति को तेज करता है। चिकित्सक का मानना है कि कोई उन्हें झर दे रहा था ताकि उनकी मृत्यु को तेजी से लाया जा सके। वह शब्द सुनना बंद कर चुके थे। बस उनके कानों में एक रिंगिंग थी, एक तेज आवाज जो ठहर नहीं रही थी। माया, मेरी माया, वह महिला जिसे मैंने 40 वर्षों तक प्यार किया, किसी ने उसे मार डाला। किसी ने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से उसे झड़ दिया जब वह पहले से ही मर रही थी, ताकि जीवन बीमा की रकम जल्दी मिल सके। जय, वह लड़का जिसे मैंने पाला, भतीजा जो उसे मां कहता था, वह कहां है? मैंने खुद को पूछते हुए सुना, जय कहां है? हमें नहीं पता। वह और समीर चंद्रा दोनों 4 दिन पहले गायब हो गए हैं। हमारे पास उनके खिलाफ वारंट है। राधेश्याम शर्मा के लिए एक नया दिन था। वह अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उनकी पत्नी माया की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था। उनका मन भारी था और पुणे की गर्मी में वह अपने विचारों में खो गए थे। राधेश्याम जी, मुझे पता है कि आप दुखी हैं, जय ने कहा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि माया की मौत के पीछे क्या हुआ। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा स्थान है जहां वह भाग सकता है? राधेश्याम ने पास के सामुदायिक केंद्र में अपनी बातों को याद किया, जहां उन्होंने और माया ने कई बार चर्चा की थी। मुझे याद है, उन्होंने कहा, माया के परिवार का एक बाग था झील हिरोन के पास। वह उसके नाम पर था, लेकिन माया के जाने के बाद जय ने कहा था कि उसे बेचना होगा। क्या आपने उसे बेचा? जय ने पूछा। नहीं, उसने कहा था कि बाजार ठीक नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। पुलिस अधिकारी राधिका ने अपने फोन पर कुछ जानकारी इकट्ठा की। उस बाग का पता क्या है? मैंने उसे दे दिया, राधेश्याम ने कहा। राधिका ने कॉल करने के लिए बाहर कदम रखा। राधेश्याम, मुझे खेद है, माया का मर्डर किया गया, जय ने कहा। उसने माया को पैसे के लिए झड़ दिया। हमें यह निश्चित रूप से नहीं पता। हां, हम जानते हैं,
वह कर्ज में था, उसे पैसों की जरूरत थी। माया तो बीमार थी, लेकिन उसने उसकी मदद की। राधेश्याम की आंखों में आंसू आ गए। 67 साल की उम्र में वह उस घर में थे जिसे उन्होंने 40 सालों तक माया के साथ साझा किया था। राधिका वापस आई। जय ने कहा, हम बाग के लिए यूनिट्स भेज रहे हैं। राधेश्याम जी, क्या आपके दिमाग में कुछ और है? कोई भी छोटा सा विवरण? हाँ, समीर चंद्रा। जय ने कहा था कि समीर का परिवार हांगकांग में है। राधिका ने दूसरी कॉल की। अगले 3 दिनों में राधेश्याम ने जाना कि जय और समीर ने क्या किया था। वे एक ठगी के जाल में फंस गए थे जिसमें 23 बुजुर्गों से $12 मिलियन से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। मेरा पैसा उनकी जीवन शैली में लगा था, माया के जीवन बीमा से। राधेश्याम ने कहा, सबसे बुरा हिस्सा यह था कि माया को एक ऐसा जहर दिया गया जिससे उसका कैंसर तेजी से बढ़ा। चौथे दिन राधिका ने कहा, हमने उन्हें खोज लिया है। कहां? राधेश्याम ने पूछा। बाग में। वे अपनी अगली योजना बना रहे थे। अब क्या होगा? उन्हें कई आरोपों में चार्ज किया जाएगा और अगर मेडिकल रिपोर्ट सही रहती है तो जय पर हत्या का आरोप लगेगा। क्या? मेरा भतीजा? राधेश्याम ने कहा। हम कोशिश करेंगे पैसे वापस लाने की, राधिका ने कहा। 10 से 20% हो सकता है। राधेश्याम ने सुना। आखिरकार 8 महीने बाद राधेश्याम ने अदालत में हर दिन जय को देखा, जो उसकी आंखों से बचता रहा। समीर ने स्वीकार किया कि जय ने 2015 में उसे एक प्रस्ताव दिया था। वह कर्ज में था और माया के जीवन बीमा को एक मौके की तरह देखा। जय ने माया को जहर दिया, राधेश्याम ने सुना। मेडिकल रिपोर्ट ने पुष्टि की कि माया की मौत को तेज किया गया था। आखिरकार सत्य सामने आया और राधेश्याम ने अपने भतीजे को एक ऐसे अपराध में फंसते देखा जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। रिपोर्टों में जय के कर्ज, माया की गिरावट का समय और बीमा भुगतान का सीधा जय के नियंत्रित खातों में जाना शामिल था। मार्च 2025 की एक गर्म मानसून सुबह झूरियों ने सभी आरोपों में जय को दोषी पाया। हत्या, 43 धोखाधड़ी के मामले, 5,000 रुपये से अधिक की चोरी और पैसे की धुलाई। जज ने जय को 20 साल की बिना पैरोल की सजा सुनाई। समीर चंद्रा को इस धोखाधड़ी योजना में उसकी भूमिका के लिए 12 साल की सजा दी गई। जब मैं उस अदालत से बाहर निकला तो मुझे कोई संतोष नहीं मिला, न ही न्याय मिला, बस एक खालीपन। वित्तीय पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में एक और साल लग गया। संपत्तियों की जब्ती, दिवालियापन की कार्यवाही और परिसंपत्तियों की बिक्री। अंत में मैंने लगभग 4,000 रुपये वापस प्राप्त किए, जो मेरे खोए हुए धन का 1/4 भी नहीं था। मेरा जुनून ही मुझे संभाले रखता है। कम से कम मेरे पास घर है, लेकिन माया और मैंने जो रिटायरमेंट की योजना बनाई थी, यात्रा, आराम और अपने परिवार के युवाओं की मदद करने की क्षमता, सब कुछ चला गया और परिवार भी चला गया। जय का पिता, मेरा जीजा, मुझसे बात करने से मना कर देता है। वह कहता है, मैं ही कारण हूं कि उसका बेटा जेल में है। मुझे कर्ज माफ करना चाहिए था। परिवार को माफ करना चाहिए। माया की बहन ने ट्रायल के बाद फोन करना बंद कर दिया। वह सोचती है कि मैं पागल हूं, कि मुझे इसे जाने देना चाहिए था। जाने देना चाहिए, उस तथ्य को छोड़ देना चाहिए कि मेरे भतीजे ने मेरी मरती पत्नी को जहर दिया। उस तथ्य को छोड़ देना चाहिए कि उसने हमारे 40 साल के विवाह में जो कुछ भी हमने बनाया, उसे चुरा लिया। मैं अब 68 साल का हूं। मैं अभी भी पुणे खाद्य बैंक में स्वयं सेवा करता हूं, सामुदायिक केंद्र में शतरंज खेलता हूं, लेकिन मैं जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करता। ज्यादातर लोग नहीं जानते। वे एक बूढ़े आदमी को अकेले जीते हुए देखते हैं और शायद मान लेते हैं कि मेरी पत्नी का निधन हो गया और मेरी रिटायरमेंट ठीक चल रही है। उन्हें नहीं पता कि हर सुबह जब मैं माया की तस्वीर को देखता हूं तो मैं उन अंतिम 6 महीनों को देखता हूं। जब दर्द की दवा काम नहीं कर रही थी, तब उसकी उलझन, बोझ बनने के लिए उसकी माफी। जब उसे एहसास हुआ कि वह हमारे 41वें सालगिरह तक नहीं पहुंच पाएगी, तब उसके आंसू। वह मुझसे माफी मांग रही थी जबकि जय उसे मार रहा था। वह मुझसे माफी मांग रही थी। जासूस राधिका हर कुछ महीनों में मुझसे संपर्क करती है। उसने मेरी तरह 42 अन्य मामलों को संभाला। परिवार जो जय और समीर की योजना में सब कुछ खो चुके थे, उनमें से ज्यादातर उम्र दराज थे मेरी तरह। एक महिला 82 साल की,
ने अपनी पूरी रिटायरमेंट खो दी और अपनी बेटी के साथ रहने लगी। एक विधुर जो 70 के दशक में था ने अपनी पत्नी के चिकित्सा बिलों के लिए जो पैसे बचाए थे वह खो दिए। पैसे जो वह उस अस्पताल को दान देने की योजना बना रहा था जिसने उसकी देखभाल की थी। मुझे खेद है कि हम उन्हें जल्दी पकड़ नहीं सके। जासूस राधिका ने पिछले महीने मुझसे कहा, हम 2 साल से चंद्रा की जांच कर रहे थे जब तक कि सब कुछ आपके भतीजे से जुड़ नहीं गया। अगर हम जल्दी चलते तो शायद हम इससे कुछ रोक सकते थे। यह आपकी गलती नहीं है, मैंने कहा। मैं वह था जिसने उस पर भरोसा किया। मैं वह था जिसने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। मैं वह था जिसने उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दिया, बिकॉज वह चनवन आपका पाकन परिवार था। आपको स्मकुंड परिवार पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन यही बात है नहीं। वे लोग जो आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं वे वही होते हैं जिन्हें आप सबसे करीब रखते हैं। उन्हें अपने पैसे, अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन के साथ भरोसा करते हैं। मैं हर दिन माया के बारे में सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि चीजें कितनी अलग हो सकती थीं अगर मैं बस थोड़ा और सतर्क होता, थोड़ा और संदेह करता। अगर मैंने उन निवेश रिटर्न के बारे में और सवाल किए होते जो हमेशा इतने अच्छे लगते थे। अगर मैंने वास्तविक खाता विवरण देखने पर जोर दिया होता, न कि सिर्फ जय के प्रिंट आउट। अगर मैंने देखा होता कि माया की गिरावट उस चीज से मेल नहीं खा रही थी जिसे उसके ऑन्कोलॉजिस्ट ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वह परिवार था। पिछले सप्ताह मुझे एक पत्र मिला, बिना कोई वापसी पता, लेकिन मैंने लिखावट पहचानी। जेल से जय का पत्र। मैंने इसे खोलने से पहले लगभग फेंक दिया, लेकिन कुछ ने मुझे इसे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। पत्र 3 पृष्ठों का था। बहानों, स्पष्टीकरणों, माफी से भरा हुआ जो कुछ भी नहीं मतलब रखते थे। वह खेदित था। वह कभी नहीं चाहता था कि यह इतना दूर चले जाए। जुआ की लत उसकी जिंदगी पर हावी हो गई थी। समीर चंद्रा ने उसे नियंत्रित किया। वह अंततः मुझे पैसे चुकाने की योजना बना रहा था, लेकिन एक वाक्य ने ध्यान खींचा। आंटी माया ने मुझे प्यार किया वह दिन जब वह मरी। उसने कहा कि वह उस आदमी पर गर्व करती थी जो मैं बन गया था। मैं हर दिन इसके बारे में सोचता हूं। मैं अपने रसोई में बैठा था उस पत्र को पकड़े हुए, और मैं रोया, न तो जय के लिए, न ही वास्तव में माया के लिए। हालांकि मैं उसे हर पल याद करता हूं। मैंने उस जीवन के लिए रोया जो हमें होना था। रिटायरमेंट की योजना जो भरोसा टूट गया, और परिवार जो नष्ट हो गया। मैंने पत्र को अलाव में जला दिया, उसे मुड़ते, काले होते और राख में बदलते हुए देखा। मैं 68 साल का हूं। मेरे पास शायद 15, शायद 20 साल बचे हैं अगर मुझे किस्मत मिली। मैं इन्हें अपने घटते बचत पर सावधानी से जीने में बिताऊंगा। उन लोगों की मदद करने के लिए स्वयं सेवा करूंगा जो संघर्ष कर रहे हैं, और यह सोचने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता था। लेकिन हर सुबह मैं अब भी माया की तस्वीर पर मुस्कुराता हूं, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद, जहर और चोरी और विश्वासघात के बावजूद, हमारे पास 40 साल थे। 40 साल का असली प्यार, असली विश्वास, असली साझेदारी। जय ने हमसे 8 साल चुरा लिए। उसने हमारा पैसा और भविष्य और माया के अंतिम महीने छीन लिए, लेकिन वह उन 40 वर्षों को नहीं छीन सका। वे हमारे हैं और वे हमेशा रहेंगे। यही मेरी पकड़ है अब। न गुस्सा, न नुकसान, न ही खालीपन, सिर्फ माया की हंसी की याद। वो कैसे हर सुबह मेरे काम पर जाने से पहले मेरे गाल पर चुंबन देती थी, और 40 साल की शादी के बाद उसके हाथ की गर्माहट। सच ने मेरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, लेकिन यह वो चीज नहीं थी जो माया और मैंने मिलकर बनाई थी। वो अभी भी मेरी है, वो हमेशा मेरी रहेगी, और शायद किसी छोटे से तरीके से ये भी है